अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम सेल्स टैक्स के एक इंतहाई इंतहाई अहम सेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझ लीजिएगा ताकि फिर आपको बात समझ आ सके। मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ और फिर देखते हैं कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। देखिएगा, एक बंदे ने किसी से परचेज की है और वो परचेज की है ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड 2 मिलियन की। अब 3 मिलियन की उसने वो चीजें सेल कर दी। ये 2.5 मिलियन की भी हो सकती है, 2.8 मिलियन की भी हो सकती है, वो तो किसी का जितना भी मार्जिन है। वैसे इतना मार्जिन होता नहीं, इसलिए हम 2.5 मिलियन रखते हैं। ड्यूरिंग अ मंथ ये सेल और परचेज हुई है, क्योंकि सेल्स टैक्स में जो पीरियड है वो 1 मंथ होता है। अब कितनी वैल्यू ऐड हुई, कितने पैसे कमाए गए, कितना मार्जिन है? मार्जिन है जी 5 लाख रुपए। और इस मार्जिन के ऊपर सेल्स टैक्स आपका लगता है कितने परसेंट? 18%, विच इज स्टैंडर्ड रेट। हम उसी को बेस बना रहे हैं। तो 90,000 रुपीज की लाइबिलिटी आ रही है। अगर हम इसको आउटपुट और इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो वो बेहतर है, क्योंकि टैक्स एफबीआर जिस तरीके से इम्पोज करता है उसका मेथड है आउटपुट और इनपुट का कंपैरिजन। हमने सेल्स जब की है तो 450,000 रुपीज का सेल्स टैक्स किस नाम से? आउटपुट टैक्स के नाम से कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से। अब 25 लाख रुपए हमारे, 450,000 रुपीज ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन क्या ये सारे हमें पे करने हैं? क्या सारे जमा करवाने हैं? नहीं। जब हम किसी के कस्टमर थे, ये प्रोडक्ट्स जो हमने 2.5 मिलियन की बेची हैं, जब हमने ये खरीदी थी चीजें, तो ये 2 मिलियन की हमारी परचेज वैल्यू थी। उसके ऊपर हमने भी तो सेल्स टैक्स पे किया था। जब हम किसी के कस्टमर थे, हमने अपने वेंडर और सप्लायर को ये टैक्स पे किया था और हमारे बिहाफ पे आगे वो गवर्नमेंट को पहुंच गया। तो वो हमारे लिए एडजस्टेबल है, हम उसको एडजस्ट करते हैं। अब एडजस्टमेंट होगी 360,000 रुपीज की। 3,60,000 रुपये इनपुट था, वो एडजस्ट हुआ। जो लोगों से हमने कलेक्ट किया था उसमें से हमने उसको एडजस्ट करके जो डिफरेंस बनता है 90,000 रुपीज का, वो हमने गवर्नमेंट को यानी कि एफबीआर को जमा करवा दें। ये है बड़ा सिंपल सा मेथड। लेकिन अगर ये मामला कुछ ऑपोजिट हो जाए, आप देखें, सेल्स 2.5 मिलियन है, आपकी परचेज सेल से बढ़ जाए, ये 3 मिलियन की हो जाए, अब मामला चेंज हो गया ना। अब 90,000 रुपीज नेगेटिव में नजर आना शुरू हो गए। इसका क्या मतलब है? कि हमने लोगों से कलेक्ट किए 450,000 रुपीज टैक्स की मद में, लेकिन हमने ऑलरेडी जो पे किए हुए वो 540,000 रुपीज है, 5,40,000 रुपये। अब तो एफबीआर ने हमें 90,000 रुपये देने, रिफंड हमारा बनता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो जैसे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह या कमर्शियल इंपोर्टर्स, उनको हम साइड पे रख देते हैं। उसके अलावा जो लोग हैं और जिनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कुछ ना कुछ टैक्स एफबीआर को जरूर पे करना है। अब देखिए, इस केस में तो 90,000 रुपीज का रिफंड बन रहा है। एक वक्त था एफबीआर इस पे रिफंड देता था। रिफंड अब लोग क्या करते थे? लोग गलत तरीके से 2 नंबर इनवॉइसेस के जरिए ज्यादा इनपुट क्लेम करते थे। ज्यादा इनपुट क्लेम होता था तो बहुत ज्यादा रिफंड बनता था। वो लोग एफबीआर से ले लेते थे। एफबीआर को रेवेन्यू लॉस हो रहा। उसके बाद एफबीआर ने क्या किया? रिफंड बंद करके उन्होंने देना शुरू कर दिया जी कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्शन। लेकिन उसमें भी एफबीआर को कुछ कलेक्ट तो नहीं हो रहा था। 2 नंबर जब इन्वॉइसिंग होगी गलत तरीके से, तो फिर क्या कलेक्ट होगा? फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा था, कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा। फिर उन्होंने ये जो है ना 8B, इसकी तरफ तवज्जो दी। वैसे ये मौजूद तो काफी अरसे से है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अपने सही तरीके से बड़ा लेट किया गया। फिर उसमें क्या किया गया कि जनाब कैरी फॉरवर्ड भी खत्म, जो 100% कैरी फॉरवर्ड होता है, और रिफंड तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। फिर उन्होंने बोला कि आउटपुट टैक्स यानी कि जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है 450,000 रुपीज, अब जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपका रिफंड निकल रहा है ना, आपका रिफंड बन रहा है। लेकिन आपने फिर भी इसका 10%, इसका आउटपुट का 10% जमा करवाना, डिपॉजिट करवाना।
मतलब मैक्सिमम आपका इनपुट कितना क्लेम होगा, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक। आप इसको समझते हैं थोड़ा सा, आए जी नीचे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटपुट टैक्स, नहीं जी, वो उतना ही 450,000 रुपीज का ही रखेंगे। इसमें से हम लेस क्या करेंगे, हम इसमें से लेस करते हैं जी लोअर ऑफ। लोअर ऑफ कब यूज होता है, जब दो चीजों का कंपैरिजन करना हो। लोअर ऑफ का मतलब है जी, पहली चीज एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट कितना है, 540,000 रुपीज का, और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। चलिए जी, मैं फिलहाल आउटपुट ही लिख देता हूँ, हमारे पास जगह कम है। एक्चुअल इनपुट लिख लें आप इधर, 540,000 रुपीज का, और 90% ऑफ आउटपुट कितना इसका, 0.9, 405,000। कौन सा लोअर है, उसी को कंसीडर कर लें। चलें यहीं पे सामने लिख लेते हैं, आपको जरा आसानी होगी। ये हमारा जनाब एडजस्टेबल इनपुट आ लोअर ऑफ, क्योंकि 540 इज ग्रेटर देन 405,000, तो वो क्लेम नहीं होगा, जो लोअर है वो क्लेम होगा एज एन इनपुट। तो इस पीरियड में आप गौर कीजिएगा कि हम 10% ऑफ आउटपुट पे कर रहे हैं। इसका 10%, 450 का 10%, यानी कि 45,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं। ये हमारा टैक्स पेबल निकला। और अब एक बात सोच रहे होंगे आप लोग कि हमारा एक्चुअल इनपुट जो था 540,000 रुपीज का था, उसमें से क्लेम हुआ है सिर्फ 405,000, 4,05,000। एक डिफरेंस मौजूद है, कितना, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल है 135,000 रुपीज का। ये डिफरेंस कहाँ जाएगा, क्या ये जाया हो जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? ये जरा देखिएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन सा डिफरेंस है, एक्चुअल इनपुट 540 का था, जो क्लेम्ड इनपुट है, ये एडजस्टेड इनपुट है, वो 405,000 का है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 135,000 रुपीज का आ रहा है। ये क्या है, ये हमारे लिए जनाब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड हो, ये जाया नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो। आप नेक्स्ट रिटर्न में इसे फायदा ले सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक और सवाल, ऐसा होता क्यों, आप देखिए ना, इसकी दो रीजंस हो सकती हैं। इसकी दो रीजंस, एक तो ये हो सकता है कि आपने स्टॉक ज्यादा परचेज कर लिया लेकिन आप उतना बेच नहीं पाए। आपने 30 लाख रुपए की चीजें खरीदी लेकिन आप बेच नहीं पाए। अब इसमें फिर फर्दर देखे ना, दो बातें हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये ओवर बाइंग ही है, जरूरी नहीं है ओवर बाइंग, क्योंकि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स को कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया। आप सोचें कि आपने 30 लाख रुपए की चीजें खरीदी, और उसमें से कुछ चीजें आपने बेच दी, कुछ चीजें स्टिल पड़ी हुई, मतलब 20% आपके पास स्टॉक अभी ही पड़ा हुआ है, या 30% पड़ा हुआ, बाकी आपने बेच दी। तो दूसरा एक और मसला भी हो सकता है इसमें, कि आपने लॉस में चीजें बेची। आपने 100 वाली चीज लेके 80 में बेची, तो आपकी सेल्स कम होंगी ना। या आपने 100 यूनिट्स खरीदे और 80 बेचे, तो फिर भी आपकी सेल्स की वैल्यू आपको कम नजर आएगी। तो ये यूजली दो रीजंस होती हैं जिनकी वजह से हमें सेल की वैल्यू कम नजर आती है और परचेजेस की वैल्यू ज्यादा नजर आती है। और इसके अलावा भी अगर किसी के जहन में कोई रीजन हो, एक दो चीजें मेरे जहन में और आ रही है, लेकिन वो शायद इतनी परफेक्ट इसके साथ मैच ना करें, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी वक्त उस पर भी बात करेंगे। एक तो और रीजंस भी हैं। और एक्सेप्शंस इसमें किस किस को है, इसमें जनाब एक्सपोर्टर को भी है, लेकिन एक्सपोर्टर के साथ साथ आपका रिटेलर भी है, लेकिन उनमें फिर फर्दर आगे कुछ एक्सेप्शन है। वो जनाब एक्सपोर्ट्स एक खास परसेंटेज से ज्यादा हो, मतलब आपकी टोटल सेल्स है उनकी मोर देन 80% एक्सपोर्ट्स हो, मोर देन 80% रिटेल हो, तो फिर आप जो है ना वो इससे बच जाएंगे। फिर आप डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, और सीएनजी वाले जो डीलर्स वगैरह उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, कमर्शियल इंपोर्टर्स, वो भी विद फ्यू एक्सेप्शंस, तो वो इससे बच जाते हैं। बाकी इसके अलावा जितने लोग हैं उनके लिए ये इसको फॉलो करना और इसकी ख्याल, इसका पाबंदी का ख्याल रखना जरूरी है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी हवाले से था। आप अपने सजेशंस देते रहे, लोग कमेंट्स में भी बोलते हैं कि फलां टॉपिक पे बना दे, फलां पे। वक्त की थोड़ी सी तंगी होती है,
अक्सर मेरी वीडियोस बड़ी लेट नाइट अपलोड होती है क्योंकि मैं ज़रा रात को फ्री होता हूँ लेट, नींद का भी कुछ गलबा होता है। सबकी फरमाइश एक ही दिन पूरी करना मुश्किल है। बाकी इस पे मजीद सेल्स टैक्स में इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाते रहेंगे। काफ़ी लोगों की फरमाइशें आती रहती हैं सेल्स टैक्स पे मजीद वीडियोस बनाएं। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें और अपने सजेशंस देते रहें। कहीं पे कोई आप कमी महसूस करते हैं, प्रेजेंटेशन में कोई कमी है या साउंड क्वालिटी में कोई कमी है या किसी भी हवाले से, आप अपनी जो भी ओपिनियन है या राय वो ज़रूर दें। वो हमारे लिए आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है।